बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 190 मुलाहिज़ा फरमाएं। हिसाब तो हम लगा लेंगे, लेकिन टैडी इतना सोना तुम्हारे पास आया कहाँ से? मैंने कहा, और सब दम बखुद उसकी सूरत को देखते रहे। ये भी बता दूंगा, पहले हिसाब तो लगाओ। टैडी ने कहा, पता तो चलेगा हम कितने दौलतमंद हैं। तुम हमेशा फिक्र में रहते थे कि माली ज़रूरियात कैसी पूरी होंगी, और मैंने एक दिन कहा था कि हम भी किसी से कम नहीं है, और वक्त आएगा तो हम बता देंगे कि दोस्तों की खातिर हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले भी तुमने कम तो नहीं किया उस्ताद। मैंने इस वसीउल कल्ब, मुखलिस और तबन नेक शख्स को देखा, जिसे कदर नाशनास ज़माना टैडी बदमाश कहता था, लेकिन जिसकी ज़ात में आदमियत के तमाम मुसाफ़े हमीदा उन सबसे ज़्यादा थे जो खुद साख्ता या ज़र खरीद म्यारों की कसवटी पर अपने आप को परखते थे तो इंसानी कामिल होने का दावा करने लगते थे। हमने रफ़ाकत के इस दौर में जिसको हालात की कसवटी समझा जा सकता है, टैडी को बहुत करीब से देखा था और ये तस्लीम कर लिया था कि उसकी फ़ितरत के अज़ाए तरकीबी वही हैं जो हमारी फ़ितरत का हिस्सा हैं। बेशक वो अपनी तालीम, अपने माजी के रिश्तों, अपने माहौल और अपने ज़ाहिरी आमाल के एतबार से मुख्तलिफ नज़र आता था, मगर उसकी बातनी सिफ़ात का हुस्न हमारी निगाह में था। उसने आजमाइश के लिए ऐसे दौर में दोस्ती का हक़ अदा किया था जब दुनिया की नज़र भी हमारी दुश्मन थी। हमारी और टैडी की दोस्ती की उम्र बहुत कम थी, लेकिन हमने शनासाई से दोस्ती तक के तमाम मरहले बहुत कम वक्त में तय कर लिए थे, क्योंकि हमने एक दूसरे को पहचान लिया था और जान लिया था। पहले हमने कौन सा तीर मारा है सिकंदर बादशाह? टैडी बोला, कुछ भी तो नहीं, जितना करना चाहिए था उतना बहरहाल नहीं किया। मगर तुमने भी तो टैडी बदमाश को ख्वाजा नेक मोहम्मद बनाया, उसे अपना समझा और उसे वो इज्जत दी जो पहले किसी ने नहीं दी थी। दौलत का क्या है, नाजायज़ ज़राए से सब भी हासिल कर लेते हैं, मगर प्यार के रिश्ते, एतमाद, मोहब्बत और खुलूस, अपनाइयत का यकीन और एतबार, ये नाजायज़ ज़राए से हासिल नहीं होते, बाजार में नहीं मिलते और स्मगल करके नहीं लाए जा सकते। आज मैं एक दूसरी दुनिया का आदमी हूँ, हम सब एक ख़ानदान हैं, तो मैं उसका एक रुकन होने पर फ़ख्र करता हूँ। तुम लोग मुझसे मजाक करते हो तो मुझे वो खुशी मिलती है जो पहले किसी बदमाश को नीचा दिखा के हासिल नहीं होती थी। मैं तारीख रास्तों का मुसाफिर था, तुमने मुझे अपनाया और मेरा हाथ थाम के अपने साथ रखा। अब मैं रोशनी को देख सकता हूँ, तुमने एक अंधे को मंजिल की राह दिखाई। क्या तुम्हारा ये एहसान कम है? क्या इसी इत्मीनान कल्ब और तस्कीन रूह का बदला मैं सारे ज़माने की दौलत देकर भी अदा कर सकता हूँ जो मुझे आज मैसर है? मैं शहला का भाई हूँ। मेरे भाई नहीं हो? राबिया ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होते देकर कहा। टैडी हंस पड़ा। एक बहन का बोझ भी कम नहीं होता, तुम भी डाल दो इस रिश्ते का बोझ मुझ पर। मेरे दोनों कंधे खाली थे क्योंकि मैं किसी का भी नहीं था। अब दो बहनों का भाई हूँ। ले मोहसिन भाई, एक ना शुद्ध दो शुद्ध, हम दोनों अब क्या करें? मैंने कहा, सारी खुदाई एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। मोहसिन ने मजलूम लहजे में रिक्कत के साथ यूं कहा कि सब बेइख्तियार हंस पड़े। अब देखो लड़कियों, तुम यहाँ बेकार वक्त ज़ाया मत करो। मैंने राबिया और नाज़ो को डांटा। ये कोई शरीफाना लक्षण नहीं है कि हम मर्दों के साथ बैठकर जवान लड़कियां की करें। जाओ अपना हांडी चूल्हा करो, चाय बनाओ। चूल्हे में गया हांडी चूल्हा। राबिया ने कहा, अपना अपना काम करो सब, हम नौकर नहीं है किसी के। हाँ तुम नौकर नहीं कनीज हो। मोहसिन ने कहा, तो ऐ कनीजाने खूबरू, अपने भाई के लिए कुछ कर लो। कसम बोला कि ना जाने खाली पेट में दम कैसे अटका हुआ है। टैडी बोला, अच्छा भाई मजबूरी है तो तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। राबिया बोली, ख्वाजा साहब अपनी अमशीरा से हमारी भी सिफारिश फरमा दीजिए ना। राबिया के रिश्ते से सिकंदर तो हुआ आपका जीजा जी, और मैं भी शैला के रिश्ते से हुआ आपका बहनोई। मोहसिन बोला, बदतमीजी की भी हद होती है। राबिया ने नाजू का हाथ पकड़कर खींचा। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। एक शेर है, मोहसिन ने कहा, तो दूसरा सवा शेर, तीसरा 1.5 शेर। हिसाब कुछ यूं बना, नेक मोहम्मद के एक शेर सोना तकरीबन 15-16 हज़ार का हुआ। मैंने कहा, और तुम्हारी बात को सच मानते हुए हम फर्ज कर लें कि संदूक में तकरीबन 15 शेर सोना है तो कुल मालियत तकरीबन 2.5 लाख के करीब होगी। 2.5 लाख? मोहसिन ने युवा के चढ़ाई जैसे अभी बेहोश होके गिरेगा। लाख वही है ना जिसमें 16,000 होते हैं। तूने तो उस सरदार की बात की जो क्रिकेट का टेस्ट मैच देखने आए थे। मैंने कहा, एक प्लेयर ने सेंचुरी बनाई तो बहुत शोर मचा। सरदार जी ने स्कोर बोर्ड की तरफ देखा और पूछा, रन कितने हुए? टोपी उछालने वाले ने कहा, पूरे 100 सरदार जी। सरदार जी ने इत्मीनान से सारी लाया और कहा, अच्छा 100 की रखी थी सेंचुरी, और खुद भी तालियां बजाने लगे। सोना खालिस है। उस्ताद टैडी ने सादगी से कहा, मेरा मतलब था कि माले हराम या माले गनीमत वाज़े हो कि बाद सूरतों में माले गनीमत को हराम नहीं समझा जा सकता, और फाते लश्कर में उसकी तकसीम इस्लामी तारीख के हवाले से साबित है। ये सोना टैडी के पास कहाँ से आया, कब से है, और अब उसने सोने की हिफाजत करना क्यों ज़रूरी समझा? उसे अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने से क्यों परहेज़ किया? क्या ये किसी की अमानत है? अगर अमानत है तो अब हमारे लिए इसमें ख़यानत क्यों? बाकी सवालात में हस्बे ज़रूरत ईजाद करूँगा।
मैं तुम्हें अव्वल से आखिर तक सब बता दूंगा, डैडी बोला। हराम हलाल और जायज़ नाजायज़ का फैसला तुम खुद कर लेना। राबिया ने चाय की केतली हमारे सामने रखी। सिल्वर की इस केतली में सिर्फ कहवा था। चीनी और पाउडर का दूध नाजो ने 2 मग भर के अलग रखे। फिर चाय भी मग में डाल के दी गई और मैंने दूध मिलाए बगैर इस्तेमाल की। हमारी अदम मौजूदगी में ये तमाम बंदोबस्त उस्ताद डैडी ने किया। वो किसी मुकामी बेकरी से केक भी लाया और खासी मिकदार में अंडे, मक्खन और डबल रोटी भी। सिगरेट के कार्टन खम लाए थे। उस वक्त ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठे हुए और चाय पीते हुए मैंने सुकून और इत्मीनान के एहसास की आसूदगी को महसूस किया। यह एहसास वाकई आर्दी था, मगर फिर भी इस दौरे मसाइब व आलाम में बहुत गनीमत था। कल हम कहाँ थे, कल हम कहाँ होंगे, उसकी आज फिक्र क्यों करें और उसका जिक्र भी क्यों करें। शायद मेरी तरह दूसरों को भी एहसास था कि इस वक्त हम सब एक दूसरे के साथ हैं और महफूज हैं। बाहर की दुनिया की दस्तरस से दूर हैं और जिस हाल में भी हैं, एक दूसरे की रफाकत, इस गोशे आफियत और कनात से मिलने वाले एहसास तमानियत की सारी खुशी हमारी है। बेशक इस वक्त कोई किसी से भी पूछ सकता था कि इस लम्हे उनके दिल में वो कौन सी तमन्ना है जिसकी तकमील की खातिर वो ऐसी हज़ारों ख्वाहिशों को कुर्बान कर सकते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इन सब का जवाब यही होता कि काश वक्त यहीं रुक जाए, इस एहसास तहफ़्फ़ुज़ व तमानियत को दवाम हो और फिर ख्वाह सारी उम्र इसी घर में इस हाल में गुजर जाए। मैंने और मोहसिन ने सिगरेट जलाई तो मुझे सराज की माँ याद आई। ये उसी के दिए हुए सिगरेट थे। अपने दुश्मन के घर की बेईमानी का तजर्बा भी इस एतबार से मुनफरिद था कि हम वहाँ से शामत आमाल के बायस जा फंसे थे और फिर तकदीर की यावरी से बाखैर व आफियत निकल आए थे। क्या जो कुछ सराज के साथ हुआ उसकी खबर बनेगी? मोहसिन बोला। अब छोड़ दे ये फिक्र कि अखबार में हमारे मुतल्लिक क्या आता है और क्या नहीं आता। मैंने कहा, एक वक्त आएगा कि हमारे बारे में खबरों की सनसनी खेती भी नहीं रहेगी। कुछ और ज़्यादा अहम सुर्खियाँ तवज्जो का मरकज़ बन जाएंगी। नाजो खामोश है। मोहसिन ने नाजो की उतरी हुई सूरत को देख कर कहा, महसूस तो मैंने भी यही किया था, मगर उसका जिक्र करने से गुरेज किया। वो हमारे साथ ज़रूर थी, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अदम इत्मीनान और अंदरूनी खलफशार का शिकार थी। यह रद्द-ए-अमल बिल्कुल फितरी था। हम सब अपने जज्बाती रिश्तों की कैद से आज़ाद थे। अब में से सिर्फ मोहसिन की एक बहन थी जो अपने घर में शादो आबाद थी और जिसे भाई की खबर ही ना थी। मोहसिन कभी कभार अपने चंद सतरों पर मुश्तमिल खत डाल के अपनी खैरियत से आगाह करता रहता था। अगर अपने वालिद या अखबारात की मार्फत उसे हमारी गैर कानूनी बागियाना और ख़तरनाक मसरूफियात की इतला मिलती थी तो वो रोने धोने हमारे लिए दुआए खैर मांगने और सब्र करने के सिवा क्या कर सकती थी। और ख़ुद मोहसिन उसके लिए खैरियत की झूठी इतला ना देता तो क्या करता। मोहसिन के वालिद दुमदन दुनिया से मुंह मोड़ चुके थे और आखिरी इतला के मुताबिक वो अपनी बेटी और दामाद के साथ थे जो उन्हें बड़े इसरार के साथ ले गए थे। वो भी मोहसिन के लिए अमलन कुछ करने से कासिर थे और मोहसिन का होना ना होना उनके लिए बराबर था। बिल्कुल उसी तरह जैसे उनका जिंदा रहना या ना रहना मोहसिन के लिए एक जैसे दुख का सबब था। मैं, राबिया और टैडी खून के इन रिश्तों की किसी जंजीर के गुलाम ना थे, मगर नाजो ने अभी अभी सब रिश्तों से कते ताल्लुक़ किया था। उसने अपने भाई को सबके सामने जलील किया और वो माँ बाप को छोड़ आई थी। उसकी तबीयत बला की जज्बाती थी और ये ज़िंदगी के सबसे बड़े जज्बाती फैसले का रद्द-ए-अमल था कि वो चुप थी। उस पर मुस्बत और मनफी हक़ाइक़ का दबाव था। अकल के तकाज़े मसलहत को मद्देनज़र रखने के हक़ में थे तो दिल का फ़ैसला जज्बात की सदा पर लब्बैक कहने के हक़ में था। अगरचे वो दिल की बात मान चुकी थी, मगर अकल उसे परेशान कर रही थी और शायद उसे बार बार उन नताइज से खबरदार कर रही थी जो उसकी अपने घर से वाबस्तगी की सूरत में बरामद होंगे। घर के रिश्ते जिनकी जड़ें बचपन में होश संभालने के ज़माने से भी पहले के वक्त तक पहुँचती हैं, आसानी से नहीं टूटते, और अगर टूटते हैं तो आदमी की शख्सियत में बहुत शिकस्त और रेख्त करते हैं। उसे हमारी तरह हम जैसा बनने के लिए अभी कहीं ज़्यादा सख्त से सख्त आजमाइशों के जानलेवा मरहले तय करने होंगे। मैंने बड़े दुख से सोचा, क्या उस वक्त तक वो अपने अहदे वफा को इस्तवार रख सकेगी? हमने तो उसे बहुत समझाया था कि वो इस राय पुरखार में हमारे साथ ना चले, जहाँ ऐसे सख्त मुकाम भी आ जाते हैं कि पैरों के खार आबले से रिश्ते वाले लहू के साथ अंगारों पर भी चलना पड़ता है। मगर उसने अपने दिल की बात मानी तो उसमें उसका क्या कसूर? तुमने मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया है उस्ताद, मोहसिन ने कहा, और मैं ख्यालात से हक़ाइक़ की दुनिया में लौट आया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इतनी देर से बाकी सब लोग भी खामोश थे, मगर वो मुंतज़िर थे कि उस्ताद टैडी 2.5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के इस सोने के बारे में बात करे जो आज तक एक जंग खुर्दा और पुराने संदूक में बंद उसके घर में बेमसरफ पड़ा हुआ था। लेकिन मैं नाज़ो को देख रहा था। मेरी ये हरकत गैर इरादी थी। मेरा जहन उसके मसाइल में उलझा हुआ था, चुनाचे मेरी नज़र भी उस पर थी और वो नज़रें झुका लेने की बजाय मेरे इन हमाक को गौर से देख रही थी। तकसीम ईद के वक्त मैं अपने वालिदैन के साथ कश्मीरी बाजार के अकब में रहता था, डैडी ने कहा। मैं इस कहानी को बहुत पीछे से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि तुम सब लोग मेरी ज़िंदगी के हालात को समझने के बाद जो फैसला करो वो गलत ना हो।
मैं आज जो कुछ भी हूँ, अच्छा या बुरा, उस्ताद टैडी हूँ या ख्वाजा नेक मोहम्मद, उन्हीं हालात की वजह से हूँ। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हर शख्स अपने हालात के बायस ही उस्ताद टैडी या नेक मोहम्मद बनता है। उसकी अपनी मर्जी और उसके वालिदैन की ख्वाहिश क्या होती है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे तो सारे माँ बाप ही कहते हैं कि अपने बेटे को इंजीनियर, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। खुद बच्चों के दिमाग में भी कामयाब मुस्तकबिल एक ऐसा ख्वाब हो जाता है जिसकी ताबीर को अपने इख्तियारात की बात समझते हैं, मगर बाद में मानना पड़ता है कि जो कुछ करती है तकदीर करती है। कश्मीरी बाजार वाले घर में मेरी उम्र 13 साल थी। चुनाचे मुझे उस वक्त की हर बात याद है। मिडिल के इम्तिहान में मुझे वजीफ़ा मिला था। उस ज़माने में 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को मिडिल का इम्तिहान कहा जाता था। मेरी जहानत और शराफत पर वालिदैन नाज करते थे, जिनकी मैं वाहिद औलाद था। मेरी पैदाइश के वक्त कोई ऐसी बात हो गई कि मेरी माँ की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई, और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब डॉक्टरों ने इंतखाब मेरे बाप पर छोड़ दिया कि वह जिसे चाहे बचाने की इजाज़त दे दें। माँ और बच्चे में से सिर्फ एक की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, और मेरे बाप ने सही फैसला किया था। उसने मेरी ज़िंदगी कुर्बान करके अपनी बीवी की जान बचाने का फैसला किया। बेशक उसने मुझसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी होंगी, मगर मेरा वजूद सिर्फ एक ख्वाब था, जबकि बीवी उसकी शरीकी हयात थी और एक जिंदा हकीकत थी। मुझसे उसकी जज्बाती वाबस्तगी इतनी नहीं हो सकती थी जितनी अपनी बीवी से थी। खैर, बाद में खुदा ने कर्म किया कि दोनों को ज़िंदगी अता की, लेकिन डॉक्टरों ने साफ बता दिया कि मेरे बाद वो किसी बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इन हालात में माँ बाप मुझको कितना अजीज़ रखते होंगे, इसका अंदाज़ा तुम लोग कर सकते हो। मेरा बाप बड़ा हुनरमंद कारीगर था। वो सोने के डले को जेवरात में डालता था तो उसका हुस्न और नक्शो निगार की खूबसूरती लोगों को हैरान कर देती थी। उसके हाथ में इतनी सफाई थी कि माहिर सुनार उसके हाथ के बने हुए जेवर को एक नज़र देखकर पहचान लेते थे। ऐसे बाकमाल कारीगर को काम की क्या कमी हो सकती थी। उसे मुआवजा भी अच्छा मिलता था। अगर कोई बात उसको नागवार गुजरा करती थी तो वो फ़ौरन काम छोड़कर दूसरी जगह चला जाता था, जहाँ उसकी आओ भगत भी ज़्यादा होती थी और मुआवजा भी बेहतर मिलता था। रफ्ता रफ्ता उसने अपनी आमदनी से इतना बचाया कि खुद अपनी दुकान चला सके। बाद में पुराने मालिकों ने उसे बदनाम किया कि वो डंडी मारता रहा, जो जेवरात बनाता था उसमें खोट मिलाता रहा और माशा बचाता रहा, क्योंकि वो घर पर काम लाता था। मुमकिन ऐसा ही हो। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरा बाप कोई बहुत ईमानदार और परहेजगार आदमी था। इस पेशे में 100% ईमानदारी से काम कौन करता है। ज़्यादातर सुनार तो हिंदू ही थे। उनकी गुडविल हर कारोबार में बहुत अच्छी थी। वही पेशे हमारे हाथ आए तो बदनाम हो गए। मेरे बाप ने भी नए मालिकों के साथ 2 साल बड़ी मुश्किल से काटे। सन 1949 में मेरे बाप ने अंदरूने बाटी गेट दुकान खोली और उसी इलाके में रिहाइश इख्तियार कर ली। उसके काम की शोहरत पहले भी थी। वो छोटी सी दुकान रफ्ता रफ्ता गाहकों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगी और काम बढ़ने लगा। मेरे बाप को इस पेशे के दूसरे हुनरमंदों के बारे में मालूम था। उसने पहले एक कारीगर को रखा और उसे बहुत अच्छा मुआवजा दिया, लेकिन बात सिर्फ मुआवजे की नहीं थी। हर फनकार इज्जत भी मांगता है। ख्वाब सुनार हो या मुजस्मा साज, सोने या पत्थर को खूबसूरती तो उसी के हाथ देते हैं। मेरे बाप ने उसकी भी कदर की और उसे भाइयों की तरह समझा। जब कारोबार फैला तो उसने दूसरे कारीगर को बुला लिया। उसने तुम्हें इस पेशे में अपने साथ क्यों नहीं रखा? मैंने मौका पाते ही कहा। मोहम्मद सुनार बचपन ही से औलाद को तरबियत देते हैं ताकि वो बड़ी होकर उनका हाथ बटाए और उनके कारोबार को चला सके। ये उसकी जज्बाती गलती थी। टैडी ने सोचकर कहा, पेशा कोई बुरा नहीं होता, और अगर वो मुझे ये काम सिखाता तो आज शायद मैं भी उस तरह एक माहिर कारीगर होता और ज़्यादा कामयाब रहता। मगर उसकी सोच का अंदाज अमली नहीं था। वो बीवी से कहता था कि मैं अपने बेटे को सुनार नहीं डॉक्टर बनाऊंगा। सुनार के पास सोना ही होता है, डिग्री नहीं होती। उसको पैसा मिलता है लेकिन वो इज्जत नहीं मिलती जो डॉक्टर, प्रोफेसर या वकील को मिलती है, इंजीनियर या सरकारी ऑफिसर को मिलती है। वो मुझे बहुत पढ़ाना चाहता था, इतना पढ़ाना चाहता था कि इज्जत मुझे बिन मांगे मिल जाए। उसने तैयार कर रखा था कि पैसे की मुझे कोई कमी ना होगी। वो मेरे लिए इतना छोड़ जाएगा कि मुझे दौलत की आरजू ही ना रहे। मैं सिर्फ गरीबों का इलाज करूं और सब शफा पाने वालों की दुआ लूं। वो तय कर चुका था कि जिस दिन मैं डॉक्टरी शुरू करूंगा उसी दिन वो सुनार का पेशा तरक कर देगा। मैं एक डॉक्टर का बाप कहलाना पसंद करूंगा और उसके क्लिनिक में कंपाउंडर का काम भी करूंगा तो बड़े फख्र के साथ। न जाने क्यों उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि सुनार की इज्जत नहीं होती। खैर, मैं बात कर रहा था कि कारोबार फैलने की। 3 साल बाद उसने दुकान को बाल रोड पर मुंतकिल कर दिया, जहाँ पहले सिविल एंड मिलिट्री गजेट अखबार का दफ्तर होता था। उसके बिल्कुल सामने बाल रोड के दूसरे किनारे पर उसने दुकान तो महंगी ली ही थी, उसकी आराइश पर भी बहुत पैसा खर्च किया। अंदर शीशे के सारे शोकेस आइनों वाले थे और जब खूबसूरत रोशनियाँ जलती थी तो उस आईना खाने में कई अक्स नजर आते थे। दुकान बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा भरी हुई लगती थी और अंदर कदम रखने वाले की आंखें उस चमक दमक से खैरा हो जाती थी। मैं उस ज़माने में FSC के फर्स्ट ईयर में इस्लामिया कॉलेज का तालिब इल्म था। तुमने FSC तक पढ़ा है?
राबिया अपनी हैरत की इज़हार पर मजबूर हो गई। टैडी शर्मिंदगी से हंसा। एफएससी किया नहीं, इम्तिहान देता तो फर्स्ट डिवीजन ज़रूर लेता। ये मेरा ख्याल ही नहीं, मेरे असातिज़ा का भी ख्याल था। उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला बहुत आसान था। तकदीर साथ देती तो मैं अपने माँ बाप को कभी मायूस ना करता और 5 साल में उनको डॉक्टर बन के दिखा देता, मगर तकदीर को ऐसा मंजूर ना था। 1 साल में दुकान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की और मेरा बाप सफ़े अव्वल के ज्वेलर्स में शुमार होने लगा। हम कृष्ण नगर में सूरी बिल्डिंग के करीब एक बहुत बड़े मकान में मुंतकिल हो गए। उस गली के 1 कमरे वाले मकान को तुमने देखा ही है, जहाँ मैं अब रहता था। हमारा वो घर उस कोठी से ज़्यादा दूर नहीं था और मैं आते जाते उसे देखता था। लेकिन तुमने हमें कभी नहीं बताया। मैंने कहा, बताने से क्या होता है, तुम यकीन ना करते और कर लेते तो कौन सा फ़र्क पड़ता। वह एक सर्द आप भर के बोला। तुम्हारे दिल में कभी उस घर में लौट कर जाने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई? राबिया ने कहा। क्या तुम उस घर को खरीद नहीं सकते थे? नादो बोली। कोशिश करता तो ज़रूर खरीद लेता, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ रह नहीं सकता था। टैडी ने कहा, उस घर में सिर्फ पुरानी यादें हैं जो बहुत तलख हैं। वहाँ हर चीज़ अजनबी है, रहने वाली नहीं, घर का साजो सामान तक नया है, मकान की सूरत भी वो नहीं जो पहले थी। नए मालिकों ने उसे नए फैशन की कोठी में डाल दिया है। न जाने क्यों खुशकिस्मती हमें रास नहीं आई। अभी नई जगह कारोबार को साल ही हुआ था कि लाहौर में फसादात शुरू हो गए। मजहबी इख्तलाफात बहुत जल्द जुनून की सूरत इख्तियार कर गए और उसमें शरपसंद अनासिर गालिब आ गए। गुंडागर्दी लूटमार से सन 47 का नक्शा सामने आ गया और आम लोगों के लिए जानो माल और आबरू की हिफाजत मसला बनने लगी। पेशेवर माश हर तरफ दंदनाते फिरते थे और उन्हें किसी के मदद से सरोकार नहीं था। वो जिसे चाहते थे लूट लेते थे और अफवाहों पर दुकानें और मकान नजरे आतिश कर देते थे। न जाने उसने पुरानी दुश्मनी का बदला लेते हुए हमारे बारे में गलत बातें फैला दी और एक मुश्तइल हुजूम ने दुकान को तहस नहस करके पहले लूटा और फिर उसे आग लगा दी। दुश्मनी का इल्ज़ाम मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बात सिर्फ दुकान की तबाही पर ख़त्म नहीं हुई। किसी ने दुकान लूटने वालों को ये भी बताया कि हम कहाँ रहते हैं और कुछ लोग पूरे इंतज़ाम के साथ कृष्ण नगर पहुँचे। उन्होंने वहाँ भी शरपसंदों को उकसाया और हमारे घर को हर तरफ से घेर लिया। हम सोए पड़े थे। उन्होंने हर तरफ से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और फरार के रास्ते बंद कर दिए। आग बड़ी तेज़ी से फैली। मैंने अपने माँ बाप के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो मुझे पुकार रहे थे, मगर मैं इतना बदहवास था कि उनकी मदद के लिए जाने की बजाय अपनी जान की फिक्र की और जीने से छत पर चढ़ गया, क्योंकि मुझे बाहर निकलने का कोई और रास्ता दिखाई ही ना दिया। हाँ के शोले हर तरफ से भड़क रहे थे। मैं अपने पागलपन में छत से नीचे कूद गया। मेरी एक टांग टूटी, लेकिन ज़्यादा नुकसान सर की चोट से हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल में था और मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। मैं जलकर खाक होने से तो बच गया, लेकिन मेरी यादाश्त ख़त्म हो गई। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आए जो मुझसे बातें करते थे, बड़ी नरमी से और मोहब्बत से। कुछ कहते थे कि ये ज़हनी सदमे का असर है। तुम्हें गंगाराम हॉस्पिटल कौन ले गया था? मैंने कहा, यही तो डॉक्टरों को मालूम नहीं था। डैडी ने कहा, था कोई शैतानों में इंसान। उसने इतना किया कि मुझे हुजूम से निकाल दिया, वरना मुमकिन था कि मैं भी मारा जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे वालिदैन अंदर ही जल कर मर गए थे? राबिया ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी तरह वो भी जान बचाने में कामयाब हो गए हो। मोहसिन ने सारी लाया। यकीन के साथ मैं क्या कह सकता हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा था। डैडी बोला, मैं ये जानता हूँ उनके लिए बाहर निकलना मुहाल था। अगर कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी गई हो तो वो अंदर कैद हो गए होंगे। दरवाज़ा इतना मजबूत था कि उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते थे। दूसरी तरफ खिड़की थी जिसमें लोहे की सलाखें थी और कातलों ने उन्हीं सलाखों में से पेट्रोल या मिट्टी का तेल अंदर फेंका था। मेरे जिस्म पर भी जलने के निशानात थे, मगर बहुत मामूली, और डॉक्टर उनसे कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला किसी को मेरे मुतल्लिक कुछ बताए बगैर भाग गया था। उसे अपनी जान का डर था या वो पुलिस की कानूनी कार्रवाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार और जानने वाले भी तो होंगे, मैंने कहा। उनमें से कोई नहीं पहुंचा? कैसे पहुंचता? किसी को मालूम होता कि मैं गंगाराम हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पड़ा हुआ हूँ तब भी आता ना। डैडी ने कहा, इस खुदा के बंदे ने मेरी जान बचाई थी, या तो वो अजनबी था जो मेरे दोस्तों रिश्तेदारों को जानता ही ना था, लेकिन वो तुम्हारे पड़ोस के लोगों को तो बता सकता था। हाँ, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो शख्स भी मारा गया। डैडी ने कहा, किसी हादसे का शिकार हुआ, उसके साथ कोई ऐसी अफसोसनाक वारदात हुई। वैसे सब अजीजों और वाकफों, दोस्तों, हमसायों को यकीन था कि हम में से कोई भी नहीं बचा होगा। मकान में जो कुछ था जल गया था। क्या किसी की तदफीन नहीं हुई थी? मैंने सवाल किया। हुई थी। बताने वालों ने बाद में बताया कि 2 कोयला हो जाने वाली लाशें जो पहचानी नहीं जाती थी एक साथ गाड़ दी गई थी। डैडी ने कहा, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि घर में 3 अफराद थे। आया होगा, लेकिन तफ्तीश कौन करता और रिपोर्ट करने कौन जाता? डैडी ने कहा, बाद में हालात पर काबू पाने के लिए मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा।
यह मार्शल सिर्फ लाहौर तक महदूद था और उस वक्त फौज ने शहर का नज़्मो नस्क बहाल किया था। पास पड़ोस के लोगों को ये भी उम्मीद होगी कि मैं लौट आऊँगा, मगर हालात के मामूल पर आने के बाद भी मेरा कोई सुराग ना मिला तो सब ने यकीन कर लिया कि मैं जिंदा नहीं। मेरा अपना ये हाल था कि मेरे दिमाग में खला था, मेरी यादाश्त एक कोरे कागज़ की तरह हो गई थी। मैं अपने मुतल्लिक डॉक्टरों को कुछ भी नहीं बता सका। उन्होंने 3 महीने तक इलाज के अलावा भी सब कुछ करके देख लिया, मगर उन्हें मायूसी हुई। वो आखिर कब तक मुझे बिस्तर पर लिटाए रखते? वो तुम्हारी तस्वीर तो अखबार में शाया करा सकते थे, मोहसिन बोला। या वो सब खून करता है जो होना चाहिए, डैडी बोला। मुर्दा खानों में जाके देख लो कितनी लावारिस लाशें पड़ी हैं। मेरा ख्याल है वो सब लावारिस नहीं होते, देहात और दूर दराज मुकामात से आए हुए लोग होते हैं जो हादसात का शिकार हो जाते हैं। हवाले सऊदी पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं और फिर तमाम हॉस्पिटलों में पता करने पहुंच जाए तो अलग बात है, वरना किसे परवाह होती है? ना पुलिस को, ना हॉस्पिटल वालों को, वरना उनके भी फ़ोटो अखबार में दिए जा सकते हैं। जब मैं भागा था तो रात के कपड़ों में था, मेरी जेब में कुछ भी नहीं था जिससे मेरी शिनाख्त मुमकिन होती। एक दिन मुझे हॉस्पिटल से भी फारिग कर दिया गया और मैं लाहौर की सड़कों पर भटकता फिरा। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारी यादाश्त बहाल होने के बाद तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा। मैं 12 साल तक यादाश्त से महरूम रहा, डैडी बोला। लेकिन उसके बाद दूसरा हादसा पेश आया। ऐसा तो फिल्मों में होता है, मगर मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। मेरी यादाश्त अचानक चली गई थी और अचानक लौट आई, और उसके बाद बेखबरी के दौर में जो कुछ भी मैंने किया वो सब मुझे याद आ गया। मैं गंगाराम हॉस्पिटल से निकलने के बाद लाहौर ही में फिरता रहता था, तो इस बात का इम्कान था कि किसी दिन कोई चाहने वाला मिल जाए और मुझे शिनाख्त कर ले। मगर हुआ ये कि मैं बेमकसद फिरता हुआ स्टेशन की तरफ चला गया। वहाँ गाड़ी तैयार खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठ गया और पेशावर पहुँच गया। अगर गाड़ी आगे जाती तो मेरा सफ़र भी जारी रहता, लेकिन पेशावर आखिरी स्टॉप था। मेरी हालत दीवानों जैसी थी। मेरे जिस्म पर वही पुराने कपड़े थे और मैं नंगे पाँव था। मुझे हाथ मुँह धोए भी कई दिन हो गए थे। मैंने इधर उधर से बांध कर पेट भरा। पेशावर में 2 बार मुझे पुलिस ने आवारा गर्दी करते पकड़ा और थाने में बंद कर दिया, लेकिन बहुत जल्द वो मुझे छोड़ने पर मजबूर हो गए। उनके किसी काम का ना था, ना मैं मुखबिरी कर सकता था और ना वो मुझ पर किसी किस्म का इल्ज़ाम थोप सकते थे। पहली पेशी पर ही मजिस्ट्रेट ने मुझे ज़हनी मरीज या पागल करार देकर फारिग कर दिया। इस तरह फिरते फिराते मैं फ़कीरों के एक गिरोह के हत्थे चढ़ गया। वो मुझसे पेशावर की सड़कों पर भीख मंगवाते रहे और मेरी सारी आमदनी अपने पास रखते रहे। हमली तौर पर मैं उनका कैदी था। वो इस बात का खास ख्याल रखते थे कि मैं भाग ना जाऊं। मैं जवान और सेहतमंद आदमी था और लोग मुझे भीख कम देते, ताने और गालियां ज़्यादा देते थे। वहाँ एक से एक बड़ा फनकार था। कुछ आंखों वाले अंधे थे, कुछ ऐसे बीमार बन के निकलते थे और यूं फुटपाथ पर पड़े रहते थे कि लगता था कि अभी दम तोड़ देंगे। उन्होंने मुझे भी लेप पोत के कोड़ी बनाना शुरू कर दिया। वो मेरे चेहरे और पैरों पर न जाने क्या कुछ थोप देते थे और मुझे अरबाब रोड पर हाथ से धकेली जाने वाली एक गाड़ी में बिठा के छोड़ जाते थे। मुझे धकेल कर लाने वाला हट्टा कट्टा मुश्तंडा फ़कीर करपा राम बिल्डिंग के सामने ड्रामा करता था, मगर हकीकत में मुझ पर नज़र रखता था। फिर वहाँ से तुम्हारी गुलू खलासी कैसे हुई? राबिया ने बेसब्री का मुजाहरा किया। अल्लाह ने एक नेक वक्त को इसका सबब बना दिया, डैडी मुस्कुराया। फ़कीरों के डेरे पर औरतें भी थी। उनमें से जो बूढ़ी और खरांट थी वो तो दूसरे मर्दों की तरह सुबह होते ही कमाई के लिए निकल जाती थी। जवान डेरे को संभालती थी वो सिर्फ फ़कीर ही नहीं, बर्दा फरोश भी थे। उनके पास 10 साल से 17-18 साल तक की लड़कियां आती थी। कुछ दिन उनकी कैद में रहती थी और फिर अजनबी लोगों के साथ चली जाती थी। बाज़ औक़ात उनको बांध कर या नशा पिला के रखा जाता था और सख्त जिस्मानी अज़ियत दी जाती थी, यहाँ तक कि वो मुज़ाहमत करना छोड़ देती थी। एक लड़की उनके हाथों भी मर गई, एक ने खुदकशी कर ली। और तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करते थे, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी? राबिया ने कहा। हाँ, मैं उनसे डरता था, डैडी ने एतराफ़ किया, क्योंकि मैं उनका बहुत जुल्म बर्दाश्त कर चुका था। पुलिस को वो बाकायदगी से बत्ता देते थे। चुनाचे एक बार पुलिस से मदद मांगने पर मेरी खाल इंटर बार बार के उधेड़ कर रख दी गई थी और मुझे उल्टा लटका दिया गया था। एक खबीस वक्फे से मेरे जख्मों पर नमक मिला गर्म पानी डालता था। ज़हनी तौर पर मैं उनकी ताकत से इतना खाइफ था कि खुद को बेबस समझता था और सब कुछ देखने के बावजूद कुछ नहीं करता था। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरा ये एहसास था कि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है और भाई बहन नहीं है। मेरा ख्याल था कि वो मर चुके हैं। उसी डेरे पर मेरे सामने ना जाने कितनी लड़कियां बिक गईं और मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। अपनी बुज़दिली पर आज शर्म से मेरा सर झुक जाता है। शायद मेरी सारी उम्र उस डेरे पर बीत जाती, मगर हुआ ये कि फ़कीरों के सरगुना की बच्ची जो मेरी आमद के वक्त 6 साल की थी, कुछ सालों में जवान हो गई। खुद में 16 साल की उम्र से 28 साल का हो गया और न जाने क्या बात हुई कि वो मुझ पर मरने लगी।
भाई सिकंदर बादशाह के अपनी जवानी में हम भी तुमसे कम नहीं थे। उसकी बात ने एकदम सबको हंसा दिया। तुम अब भी किससे कम हो उस्ताद, मैंने हंसते हंसते कहा। बुजुर्गों में तो शामिल नहीं होते। इतनी सीरियस लाइफ स्टोरी में क्या जबरदस्त रोमांस आ गया, मोहसिन बोला। बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्म की अभी हीरोइन जारो कितार गा रही थी कि वहीं से बदला और रंगीला आ गया। राबिया ने कहा, सुनो यार सुनो, ऐसी दर्दनाक कहानी और तुम लोग हंस रहे हो। मोहसिन बोला, हाँ उस्ताद, तो फिर क्या हुआ? तुम कुछ हीरोइन के बारे में बताओ। क्या बताएं उसके बारे में? उस्ताद टेडी रंजीदा हो गया। उसने एक दिन मुझे शर्मिंदा किया। कहने लगी, तुमको जरा एहसास नहीं होता कि ये जिंदगी कितनी खराब है। भीख मांगना कोई अच्छी बात है? आदमी बेगैरत हो जाता है। मैंने कहा कि अब गैरत का क्या सवाल है। वो नाराज हो गई कि मर्द हो के खुद को बेगैरत कहते हो, जाओ डूब मरो। मैंने समझाया कि मैं कितना मजबूर हूं, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और कहने लगी कि जवान आदमी हर मजबूरी से निमट लेता है। मैं तो औरत जात हूँ और उसके बावजूद मैं सोचती हूँ कि कुछ करूँ। तुम हिम्मत करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं डरता था, मगर उसे जब भी मौका मिलता था वो मुझे उकसाने आ जाती थी। उकसाने या वर गलाने, मोसी ने कहा। एक दफा फिर सबके होंठों पर हंसी बिखर गई। जो चाहो समझो, डैडी ने दांत निकाल कर कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे मजबूर करने लगी कि हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। बड़ी अजीब लड़की थी वो। किसी फकीरों के डेरे में इतनी हसीन लड़की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वहाँ सब चीथड़ों में रहते थे, गदड़ियों में सोते थे, गलीज नजर आते थे, मगर वो साफ सुथरे कपड़ों में होती थी। कुछ फकीर उस पर ताना भी कस देते थे कि है फकीर की बेटी मगर रहती है शहजादियों की तरह। उसका बाप बड़ा सख्त गिर और बेरहम था, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते थे। बुरी नजर से देखने वाले भी जबान नहीं खोलते थे। तुम लोग फिर हंसोगे, मगर सच्ची बात यह है सिकंदर बादशाह कि हमें वो बिल्कुल उसी तरह की लगती थी, फिल्म स्टार नीलो की तरह। वैसा ही रंगो रूप भी था उसका और मैं भी उसे देखता जरूर था, मगर हिम्मत मुझ में नहीं थी कि उससे बात ही कर सकूं। जब खुद उसने बात की तो यूं समझो कि मेरी सारी बुज़दिली खत्म हो गई। हम रोज मिलने लगे और चुपके चुपके हमने फरार का पूरा मंसूबा बना लिया। वो लड़की जाहिल थी लेकिन जहानत में कम न थी। उसने ये सब तय किया कि हमें क्या करना होगा। वो मौका पाती नोटों से भरा हुआ थैला निकाल आएगी। उसके बाप ने बहुत से नोट तकिए के गिलाफ में भर रखे थे और उसे सराहने रखकर सोता था। नाम तो बता दो उसका, या नाम देने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। मोहसिन बोला, आपा जी कहते थे, फातिमा नाम था उसका। डैडी ने सबकी हंसी के दरमियान कहा। फातिमा ने कहा कि उसे कुछ अंदाजा नहीं कि तकिए में कितनी रकम होगी, मगर जितनी भी है काफी है। हम यहाँ से निकलेंगे तो ये सब फकीर शहर के कोने कोने में हमें तलाश करेंगे। पुलिस इनकी मदद करेगी और हमको हर बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रात को निकलें। वो सब 9 बजे तक घंटा गफील खो जाते थे, कुछ नशे में, और बाकी दिन भर की थकन के बाद जल्दी सो जाना जरूरी समझते थे। खैबर मेल वहां से रात को 10 बजे रवाना होती थी। फातिमा का ख्याल था कि अगर हम 10 बजे खैबर मेल से निकले तो रात को 2:30 बजे रावलपिंडी जा उतरेंगे। रावलपिंडी बहुत बड़ा शहर है और रात के 2:30 बजे से सुबह होने तक हमें छुपने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। यहाँ हमारी गुमशुदगी से सुबह तक खलबली मचेगी, मगर उस वक्त इनके फरिश्ते भी हम तक ना पहुंच सकेंगे। फातिमा ने ही मुझे समझाया कि मैंने हिम्मत ना की तो खुद भी तमाम उम्र इसी जहन्नुम में रहूंगा और उसको भी किसी फकीर के पल्ले बांध दिया जाएगा जो उससे भी भीख मंगवाएगा और उसके बच्चों से भी। उसने कहा कि हम बाद में किसी गांव के मौलवी के पास जाकर सब कुछ बता देंगे और शादी कर लेंगे। रफ्ता रफ्ता उसकी बातों से मेरा दिल बड़ा हो गया। मोहब्बत आदमी को क्या से क्या बना देती है। सच कहते हो भाई, मोहसिन ने एक सर्द आ भरी। वरना हम भी आदमी थे काम के, और मेरी तरफ देखा। आप तो कभी आदमी नहीं थे, मैंने कहा, और हम पेशा आदमी रहेंगे। अच्छा गोया आप इनकार करें कि कभी शोहर नहीं होंगे। मोहसिन ने आंखें निकाल कर कहा और फौरन दूर खिसक गया। तुम्हारे वालिद माजिद भी एक शोहर थे। मैंने तुर्की जवाब दिया, मगर क्या तू आदमी का बच्चा नहीं है? उफ, तुम दोनों भी मुसीबत हो। शुरू हो गई अब दोनों की काई काई। राबिया ने हमें डांटा, हालांकि उसका चेहरा लाल हो रहा था और नाजों से बड़े गौर से देख रही थी। आगे चलो भाई नेक मोहम्मद। एक रात खुदा ने हमें मौका दिया। फातिमा का बाप चर्च का दम लगा के गाफिल हो गया था और उसकी माँ बुखार की वजह से मुंह लपेट कर पड़ गई थी। बाहर बारिश थी। फातिमा ने कहा कि इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। डैडी बोला। उसने बाप के सर के नीचे से नोटों वाला तकिया खिसकाया और मुझे पकड़ा दिया। मैं बुरी तरह कांप रहा था, कुछ सर्दी से और कुछ खौफ से। उसने कहीं से एक प्लास्टिक उठाया और हम दबे पांव बाहर निकल आए।